Hello guys, this is Sayyid Muhammad Ahmed Hashmi and today we will talk about paragraph writing. So what is paragraph? Paragraph is a group of sentences. So पैराग्राफ के अंदर ये कहा जाता है, मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स हैं, मुख्तलिफ हमारे पास लिटरेरी पीपल हैं, उनकी मुख्तलिफ इसके बारे में ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस दैट इज़ इनफ। अब वो किस बेस पर ये बात करते हैं वो है थर्ड नंबर पे जो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल दैट कैन बी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेंटेंस लाइक 3 sentences और मोर देन 3 to 5 sentences। ये कहा, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पैराग्राफ होता है दैट कुड बी कंसिस्ट ऑफ 100 to 150 वर्ड्स। और बिजनेस लेटर लिखने वालों का ये आइडिया है कि उसके अंदर 70 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होना लाजमी है, और कुछ लोग कहते हैं 100 वर्ड्स का पैराग्राफ होना लाजमी है। लेकिन अगर हम इस सब चीज़ को कंक्लूजन करें तो फाइनल प्रोडक्ट ये निकलती है कि कोई भी आपका जो पैराग्राफ है वो वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ या सेंटेंसेस की लेंथ के साथ एसोसिएट नहीं होता, बल्कि वो आपके आइडिया के साथ एसोसिएट होता है। एक जो मुकम्मल पैराग्राफ है वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पे लिखा हुआ है अ क्लियर मेन आइडिया। पैराग्राफ इज दैट थिंग व्हिच डिस्क्राइब अ क्लियर व्यू ऑफ एनी आइडिया, चाहे वो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस ले रहा है, मोर देन 3, 5, 6, मोर देन 10 सेंटेंसेस ले रहा है, या मोर देन 100 और जो 150 वर्ड्स ले रहा है। तो आईडी जो आपका, अगर जब तक आपका आइडिया क्लियर नहीं होता या जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डाल नहीं देते हो, वो आपका पैराग्राफ चलता रहता है। थर्ड नंबर पे है सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इफ वी लिंक द थर्ड वन टू द फर्स्ट वन कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, और थर्ड पे है सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो कुछ सपोर्ट कर रही है आपकी एक बड़ी आपके पास चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, ऐसे के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ एक पूरी आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि उस आपकी ऐसे की ये टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन एक लाइन की है हमारे पास किसी आइडिया के बारे में, तो उसको हम एज ए पैराग्राफ कंसिडर कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कॉम्पोजिशन। तो जो आपका पैराग्राफ होता है वो आपकी बड़ी जो है वो चीज़ उसका एक छोटा पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे के अंदर आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आपके ऐसे को, और कुछ ऐसे हैं जो आपके ऐसे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप दोनों तरह की एक कंपैरेटिव स्टडी लेके चल रहे हो। तो अगर आपके पास 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोज आर इन फेवर ऑफ योर ऐसे, तो हमारे पास अगर वो 10 आइडियाज़ हैं, जो 10 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हमारे पास 10 पैराग्राफ्स होंगे। तो इसका मतलब एक बड़ा पैराग्राफ एक जो पैराग्राफ होता है एक बड़ी चीज का छोटा पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कॉम्पोजिशन। एंड द लास्ट वन मिनिएचर ऐसे भी कहा जाता है कि एक छोटा ऐसे होता है, क्योंकि उसके अंदर हम अगर एक पैराग्राफ को बयान करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे, देन कम्स द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, एट द एंड वी एट द कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ के काफी सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। Then comes the definition of a paragraph. So I read first, then we will explain. A paragraph is often defined as a group of related sentences in which one single main idea is developed. In a typical paragraph, the first sentence declares the main topic of a paragraph and the rest of the sentences develop or support the main idea. A paragraph is most often a part of a longer composition comprising of several paragraphs. जैसे कि देखा जा सकता है पहली लाइन के अंदर उसने लिखा है a paragraph is often defined as a group of related sentences. तो एक सेंटेंसेस मीन के एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया है और बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इन विच वन सिंगल मेन आइडिया इज डेवलप्ड। तो एक पैराग्राफ एक ही आइडिया को डेवलप करेगा और बाकी जो सेंटेंसेस होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्टिंग जो मटेरियल होता है वो आपकी एविडेंस होती है, वो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, किसी राइटर की कोई लाइंस हो सकती हैं, किसी कोई फेमस सेइंग हो सकती है, वो कोई बुकिश मटेरियल हो सकता है, एनीथिंग विच सपोर्ट योर मेन आइडिया। एंड उसके बाद वो कहते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस डेवलप और सपोर्ट द मेन आइडिया। पैराग्राफ इज मोस्ट ऑफन अ पार्ट ऑफ लॉन्गर कॉम्पोजिशन। हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एक बड़ी चीज का छोटा पार्ट होता है, कंप्राइजिंग ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स। जैसे कि ऐसे होता है, ऐसे के अंदर एक से ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पैराग्राफ।
a good paragraph has. So there are certain qualities which should be the part of a good paragraph. So we will discuss one by one. First we read the these qualities. What are these? Number one, unity. Unity आपके पैराग्राफ के अंदर होनी चाहिए कि वो एक ही आइडिया को लेके चले. Then comes support. Support हम बात कर चुके हैं. That can be bookish material, your personal experience, someone saying or anything which you can add as an argument to support your paragraph. Then comes coherence. मतलब mean to say that start पे क्या लेके आना है, then क्या लेके आना है. अगर आपके पास एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो तो नंबर वन पे किसको लेके आना है, सेकंड पे किसको लेके आना है. सो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा उसको. गुड लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर के हमारे जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए पैराग्राफ के अंदर, रेपिटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सो वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वालिटीज वन बाय वन. नंबर वन, देयर इज अ यूनिटी. सो यूनिटी के अंदर लिखते हैं वन मेन आइडिया. आपका पूरा पैराग्राफ एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करे. अगर एक से ज़्यादा आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, एक से ज़्यादा मेन आइडियाज़ लेके चलते हैं, तो फिर आप एक अच्छा पैराग्राफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब मोर देन वन आइडिया यू नीड टू हैव देन मोर देन पैराग्राफ्स. सो एक पैराग्राफ के अंदर आपने सिर्फ एक आइडिया ही बयान करना है, चाहे वो एक लाइन का है, चाहे उसको बताते वक्त आपके पास तीन लाइनें आप उस पर लगा रहे हैं या तीन से ज़्यादा लाइनें लगा रहे हैं. जितनी भी आप लाइनें लगा रहे हैं अपने पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक आइडिया को ही एक्सप्लेन करना है. देन कम्स टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन है. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आपका टॉपिक सेंटेंस दैट कम्स एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर पैराग्राफ. कुछ लोगों का ये मानना है कि टॉपिक सेंटेंस सेंटर में भी हो सकता है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एंड पे होता है. सो जहाँ कहीं भी टॉपिक सेंटेंस है वो आपका मेन थीम होता है. आपने पूरे पैराग्राफ को उसके आसपास ही रखना होता है जितनी भी आप उसके अंदर सपोर्टिंग मटेरियल डालते हैं. देन कम्स द अदर सेंटेंसेस टू सपोर्ट. वही जो मैंने सपोर्ट के लिए सेंटेंस डालने की बात की. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिटी. राइटिंग ए पैराग्राफ, व्हेन यू आर राइटिंग ए पैराग्राफ यू नीड टू हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन योर माइंड, ताकि आप उसी चीज़ को लेके चलें और आपकी पैराग्राफ की क्वालिटी जो है वो इन्हेंस हो सके. देन कम्स कोहेरेंस. कोहेरेंस में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्स, कि आपने जो डिटेल डाली है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. सो कैसी होनी चाहिए? नंबर वन है क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि आपने एक तरतीब रखनी है. For example, when you are going to start anything or you are going to debate anywhere or you are going to introduce yourself, first you tell your name, then you tell the other information at the end, you close your all of your kind of conversation. सो पैराग्राफ लिखते वक्त, फॉर्मल राइटिंग लिखते वक्त आपने नंबर वन सबसे पहले स्टार्ट लेना होता है किसी भी चीज़ का. स्टार्ट लेने के बाद आपने उस चीज़ को डिवेलप करना होता है. डिवेलप करते वक्त आप उसके अंदर मटेरियल ऐड करते हैं और सब कुछ अपना केस बयान बिल्ड करने के बाद फिर आपने उसको एंडिंग की तरफ लेके जाना होता है. तो स्टार्ट, मिडल और उसके बाद एंड जो आता है. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसको कहते हैं. देन कम्स इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस में आपने उस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, या उस चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है या उस चीज़ को डिवेलप करना होता है. जो भी आप करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाती है. देन कम्स लॉजिकल. सो लॉजिकल लाजमी होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने स्टार्ट में एक आर्गुमेंट दिया, देन कम्स इंट्रोडक्शन, देन कम्स द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन कम्स द एंडिंग सेंटेंस, देन अगेन कम्स सपोर्टिंग सेंटेंसेस. सो ऐसे नहीं होता. लॉजिक्स के साथ चीज़ों को लेके चलना होता है. नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर. तो इनको लॉजिकल ऑर्डर के साथ आपने जोड़ना होता है. ये है वेल ऑर्गेनाइज्ड डिटेल का पार्ट. Then comes a clear sensible connection. मिलती जुलती चीज़ है कि चीज़ों का आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए. अगर आप कंपैरेटिव कोई स्टडी बयान कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो या तो 1 to 1 कर लें कि पहले एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़ उसके बारे में, या ऐसे कर लें पहले सारी चीज़ें बयान कर लें, फिर सारी जो उसके अगेंस्ट हैं नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं किसी चीज़ को, फिर वो बयान कर लें. या आप अगर किसी करेक्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द करेक्टर, देन यू गो टू द इनर क्वालिटीज़. तो या इस तरह कर लें या 1 to 1 कर लें, यानी कि कोई भी तरतीब उसके अंदर रख लें, कोई भी सेंसिबल कनेक्शन आप बनाएं सारी चीज़ों का आपस में, ताकि जो उसको पढ़ने वाला है, जो उसका एनालिसिस करने वाला बंदा है, उसके लिए मुश्किल पेश ना हो उसको अंडरस्टैंड करते वक्त. और उसके बाद आते हैं लिंकर्स और कनेक्टर्स. ये भी कोहेरेंस के अंदर आ जाते हैं. जैसे हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल लैंग्वेज कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन, आफ्टर इट एंड फाइनली. सो इसको हम कहते हैं लिंकर्स और कनेक्टर्स. ये भी काफ़ी सारे होते हैं जो कि मैंने आगे अपनी वीडियो के अंदर बयान किए हैं.
इन दिस वे देन कम्स लिंकर। लिंकर्स में जो हम लिंकर्स बेसिकली यही होते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में लिंक करते हैं, हमारी इंट्रोडक्शन को लिंक करते हैं हमारी सपोर्टिंग मटेरियल के साथ, सपोर्टिंग मटेरियल को आपस में 1 to 1 लिंक करते हैं। पहली सपोर्टिंग डिटेल आपके पास आ गई, फिर सेकंड आ गई, फिर थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। पहले में आपने अपना कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बाद आपने अगर वो किसी चीज़ का, जैसे कि हम लिंकर्स में देखें कॉज एंड इफेक्ट पहली कैटेगरी है, और उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है लिंकर्स की वो है एज अ रिजल्ट, बिकॉज, हेंस, सिंस, सो। तो जिस तरह की आपकी एविडेंस है उस तरह का आपने उसके अंदर लिंकर ऐड करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे थकावट हुई और एज अ रिज़ल्ट मुझे बुखार हो गया, तो एक चीज़ उसकी कॉज हुई और उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आया। तो ये लिंकर्स की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं, उसको एग्जेजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एट फर्स्ट, लास्ट, लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 by 1 आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट ऐड करेंगे और इम्पॉर्टेंस के जो लिंकर्स हैं वो ऐड करते जाएंगे। सेंटेंस टू सेंटेंस आप इसको ज्वाइन करेंगे। अगर आपने सिमिलैरिटी दिखानी है, आप आपस में चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो और सिमिलैरिटी इंडेक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बात को ऐड, पहली बात को दूसरी बात में ऐड करेंगे, ऑल्सो इस्तेमाल करेंगे, अनदर इस्तेमाल करेंगे, एंड का इस्तेमाल करके नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ेंगे जो सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं किसी भी आइडिया के बारे में, जो आपका मेन आइडिया पैराग्राफ के अंदर चल रहा है। इन एडिशन टू या लाइक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिमिलैरिटी के बजाय जो उसका डिफ्रेंशिएशन दिखा रहे हैं, उसका जो है वो डिफरेंस शो कर रहे हैं दो चीज़ों का आपस में, तो आप फिर ऑल दो लगा के आगे उसके साथ जोड़ेंगे। पहले सिमिलैरिटी बयान करके बट लगा के उसकी जो नेगेटिव पार्ट उसके साथ मैच करेंगे। इस तरीके से हाउएवर ऐड करेंगे आप दो सेंटेंसेस के दरमियान जिसमें एक सिमिलर है, एक उसके अगेंस्ट आ रहा है। इस तरह इंस्टेड या दो का आप इस्तेमाल करेंगे। देन कम प्लेस। प्लेस के बारे में आप किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? अबव, अराउंड, बिहाइंड, हियर, हियर बाय। उसके बाद टाइम आ जाता है आपके पास, आफ्टर, बिफोर। ये टाइम के बारे में कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी बता रहे हैं या आप किसी इवेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप उसमें ये चीज़ें ऐड करेंगे, आफ्टर, बिफोर, देन, व्हेन, फाइनली। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंकर्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, बट द काइंड ऑफ लिंकर्स डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ पैराग्राफ, कि किस तरह का पैराग्राफ और किस तरह का आपका सपोर्टिंग मटेरियल है। ये आपस की चीज़ें, दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हैं। सो जिस तरह की आपके पैराग्राफ होगा उसी तरह का आप उसके अंदर लिंकर ऐड करेंगे, उसको देखते हुए। हमारे पास और भी बहुत से लिंकर्स हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं, लाइक एडिशनली, ऑल्दो, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड्स, स्पेशली, इवन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फर्दर मोर। सो आप यहाँ से और लिंकर्स भी ले सकते हैं। अब दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पैराग्राफ। देन कम्स सपोर्ट। सपोर्ट पे हम बात कर चुके हैं कि आपके पास सपोर्टिंग आइडियाज़ होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, एग्जांपल्स होनी चाहिए और उसकी डिटेल होनी चाहिए। सपोर्टिंग आइडियाज़ आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिल सकता है, आपको आपकी जो एविडेंस है और आपकी एग्जांपल्स हैं जी आपको बुक से मिल सकती हैं। आपने इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ा है, आप आर्टिकल्स में से उठा सकते हैं। लेकिन ये काम करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर आप किसी की चीज़ उठा रहे हैं, किसी का एक्सपीरियंस से उठा रहे हैं, तो यू नीड टू शेयर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि आपने फलां का एक्सपीरियंस ऐड किया इसके अंदर। या आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर एज इट इज़ किसी की बात उठा रहे हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर सकते हैं और एंड पे उसका नेम या स्टार्ट में उसका नेम लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ जगह से मटेरियल उठाते हैं और उसको अपना बनाने के लिए आप उसको पैराफ्रेज कर लेते हैं, और पैराफ्रेजिंग करने के बाद आप साथ हवाला भी देते हैं, रेफरेंस भी देते हैं कि ये फलां का मटेरियल है, ब्रैकेट में लिख के आगे ईयर डाल देते हैं। सो इस तरीके से वो मटेरियल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का मटेरियल उठाते हैं और उसको अपना बना के बयान कर लेते हैं कि मतलब अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लेते हैं उसको बगैर उसके नाम को मेंशन किए, तो फिर ये प्लेजरिज्म में आ जाता है और ये एथिक्स के खिलाफ है, ऐसे नहीं करते। और उसके बाद आप उसके अंदर डिटेल्स डाल सकते हैं, आप उसके अंदर और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपकी सपोर्ट के अंदर शामिल होता है। देन कम्स गुड लैंग्वेज।
सो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए कि आपने उसके अंदर जो टेंसेस का इस्तेमाल किया है, ग्रामर का इस्तेमाल किया है, वो क्या आपने ठीक किया है। आपने जो सेंटेंस आपका है उसके अंदर जो आपने सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ठीक फिट किए हुए हैं। आपने उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और या उसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आते हैं, जंक्ट्स आते हैं, उनकी तरतीब सही रखी हुई है। आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपके मेन आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए ये देखना होता है। करेक्ट पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना होता है। आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने होते हैं जहां आप वक्फा कर रहे हैं, जहां बात को ख़त्म कर रहे हैं, जहां आप कोई एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें। यू नीड टू यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। देन कम्स अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी इज़ अ वेरी बेसिक थिंग वाइल राइटिंग एनी राइटिंग। आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि जो आपने उसके अंदर अल्फाज का चुनाव किया है वो किस तरह का है, और ये आमतौर पर इवेंट डिसाइड करता है। जिस इवेंट को आप पैराग्राफ के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नेचर बताती है कि आपने किस तरह की वोकैबुलरी का उसके अंदर इस्तेमाल करना है। सो appropriate vocabulary is also the part of good language, and then comes a variety of structures. एक ही तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपके रीडर को जो बोर कर सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स डालनी चाहिए। आपने सारी बातें ही से शुरू नहीं करनी होती, सारी बातें इट से शुरू नहीं करनी होती, सारी बातें जो है आपने सेम तरह के लिंकर्स के साथ शुरू नहीं करनी होती। सो वैरायटी लेके आती हैं अपनी पैराग्राफ के अंदर ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो, बल्कि उसके लिए एक नई चीज़ हो और वो हर नई सेंटेंस के साथ आपके पैराग्राफ के साथ रहे, ना कि वो बोर होकर उसको छोड़ने की कोशिश करे। सो दीज 4 थिंग्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ योर गुड लैंग्वेज while writing a paragraph. अच्छा, ये सब तो था हमारे पैराग्राफ के बारे में। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स कौन कौन सी होती हैं। सो नंबर 1 देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होते हैं वो जहाँ लिखते हैं टू टेल, टू डिस्क्राइब। ये किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स जो होते हैं वो एज इट इज़ किसी को शुरू से लेकर एंड तक पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। लाइक आप किसी इंसान के बारे में अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, किसी प्लेस के बारे में लिख सकते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर लिख रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। सो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर आप किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कोई आइडिया डिस्क्राइब करते हैं। देन कम्स नैरेटिव, टू एक्सप्रेस, टू इंटरटेन। ये आमतौर पर स्टोरीज लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आप एक प्लॉट डिवेलप करते हैं, प्लॉट के अंदर फिर आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं और उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं। एक स्टार्ट करते हैं, मिडिल में आप वो इवेंट बयान करते हैं और फिर एंड की तरफ ले जाते हैं और स्टोरी डिवेलप करते हैं। जैसे कि ओल्ड एज में थिएटर्स हुआ करते थे तो वो नैरेटिव ज़्यादा वहाँ लेके आते थे। नैरेटिव या किसी ड्रामा या किसी आप स्टेज प्ले कर रहे हैं तो वो नैरेटिव आमतौर पे पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। देन कम्स एक्सपोजिटरी जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। किसी चीज़ के बारे में आपने कोई रिसर्च किया, यू नीड टू टेल द फाइंडिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च, तो आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स लिखते हैं। ये आमतौर पर मैगजीन्स में लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स का पार्ट होते हैं या आपके रिसर्च जर्नल्स का पार्ट होते हैं। देन कम्स परसुएसिव पैराग्राफ्स। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ यूनिवर्सिटी एंड यू नीड टू टेल एनी इवेंट, नीड टू टेल अबाउट एनी इवेंट एंड यू नीड टू राइट दैट पर्टिकुलर इवेंट टू योर वाइस चांसलर, योर टू एनी पर्सन, तो आप उसमें परसुएसिव राइटिंग डालते हैं कि ये इवेंट इस तरीके से हुआ था। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे को कायल करने की कोशिश करें किसी भी बात के लिए तो आप परसुएसिव राइटिंग लिखते हैं कि जैसे आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं किसी अपनी हायर अथॉरिटी को अपनी बात मनवाने के लिए, तो आप उसमें परसुएसिव राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बंदे को परसुएट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसी मकसद के लिए, तो आप उसमें बड़ी परसुएसिव राइटिंग डालते हैं ताकि अगला बंदा आपका कायल हो जाए। सो दीज आर द बेसिक 4 kinds of paragraphs which could be the part of your writing. So while writing the paragraph you need to understand first the kind of paragraph, then you need to have the certain particular language and the kind of restriction which I talked about. You need to consider all of these, and after it there comes process of writing. अब ये सारी चीज़ें जो कि हमने शुरू से लेकर अब तक बयान की हैं, जिसमें आपका टॉपिक सेंटेंस है, जिसके अंदर आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और उसके बाद कंक्लूजन है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए आप सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि रेलिवेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा बुक से ले सकते हैं, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं,
अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बयान कर सकते हैं। इन सबको जब आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास पूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का होना लाजमी है। तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग में सबसे पहले आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हमने बात की कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, हमने कोहेरेंस की, यूनिटी की बात की, तो ये मीनिंगफुल सीक्वेंस सेकंड पे आता है। थर्ड पे आप क्या करते हैं, ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, लिख के सारा लिख के तैयार कर लेते हैं। फिर आप उसको रीचेक करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर आती हैं। कहीं आपने कोई मिस्टेक्स की होती हैं, कहीं आपकी वोकैबुलरी की मिस्टेक होती है, पंक्चुएशन एरर्स कुड बी देयर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड द अदर रेलिवेंट एरर्स जो होती हैं वो आप चेक करते हैं, उसको कहते हैं एडिटिंग पार्ट। एडिटिंग पार्ट में आपने सारी चीज़ों को करेक्ट करके एक फाइनल वर्जन तैयार करते हैं जो कि आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है, जो कि पब्लिकेशन के लिए होता है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस ऑफ राइटिंग चलता है कि पूरा पैराग्राफ करने के बाद आपने खुद ही उसको रिव्यू करना होता है। एंड देन कम्स गाइडेड राइटिंग। वो सारी चीज़ें थी कि अगर हमारे पास गाइडेड राइटिंग नहीं है, गाइडेड राइटिंग ऐसी होती है कि आपको चंक्स दिए जाते हैं, किसी भी स्टोरी के, किसी भी पैराग्राफ के चंक्स दिए जाते हैं और यू नीड टू डिवेलप योर पैराग्राफ योर ओन। खुद से आपने उसको डिवेलप करना होता है। जैसे कि यहाँ लिखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 15 सेंटेंसेस टू 50 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स यूजिंग हिंट्स बिलो। आपके पास हिंट्स दिए हुए हैं, आपने इनको जोड़ना है। इसके अंदर जो खाली इन्फॉर्मेशन, खाली ब्लैंक्स, उनके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी और एक पैराग्राफ डिवेलप करना। इसको कहते हैं गाइडेड राइटिंग, कि आपको गाइड किया गया, आपको हिंट्स दिए गए हैं और इन हिंट्स के अंदर जो ब्लैंक्स है उसमें आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पुट करके एक पैराग्राफ तैयार कर लेना। So this was all about writing a good paragraph. Thank you so very much.